Hello everyone, welcome back to our economic series. And it's been a while since our last lecture, and I'm really happy to be back with lecture 3 on money. And yes, ये मनी का फाइनल पार्ट है. तो आज के लेक्चर के बाद हमारा जो मनी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. पिलर 1A1 मनी. और बिलीव में अगर आपने इतना भी सिंसियरली फॉलो कर लिया ना तो ये मोर देन इनफ होगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, लाइक कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, ऑल्सो इंक्लूडेड PYQs, राइट. तो जैसे मृणाल सर के जो लेंथी कॉम्पाइलेशन है तो उसको मैंने कॉन्साइज किया है. ठीक है, तो हम वो सारे जो नोट्स हैं, मतलब लाइक मृणाल सर के जो नोट्स हैं उसको हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं. और मैंने हर टॉपिक के साथ उसके PYQ भी इंक्लूड किए हैं 2011 ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा. बस आपको क्या करना है, आपको एक बार मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो एक बार रीड करने हैं, और उसके बाद आपको इन्हीं नोट्स को जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी शॉर्ट नोट्स, उसको अगेन एंड अगेन क्या करना है, आपको रिपीटेड रिवीजन करने हैं उसके, राइट. So let's begin the final lecture of money, and by the end of this class your entire concept of money will be crystal clear, right. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन. ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन. तो बिटकॉइन क्या होता है, तो देखो, बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है. जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, तो सिमिलरली ब्लॉकचेन भी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है. लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन होता है, मतलब सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, इसका कोई नोट या इसका कोई सिक्का नहीं होता, तो इसे आप सिर्फ इंटरनेट पर ही यूज़ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें अपने एक फ्रेंड को बिटकॉइन क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करोगे, बैंक तो है नहीं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बैंक नहीं होता है, RBI नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, बिटकॉइन वॉलेट होता है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हो. ठीक है, तो मेन पॉइंट बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि जो बिटकॉइन है वहाँ पे किसी गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, तो फिर कैसे चल रहा है, जब बैंक नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर ये चल कैसे रहा है. ठीक है, तो इसे चलाता है कौन, टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो बिटकॉइन है वो कैसा है, डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज मतलब किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज है. तो फिर ये कैसे चलता है, ये चलता है टेक्नोलॉजी पे, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट. तो फिर अब एक बात आती है, तो क्या ये जो बिटकॉइन है वो इंडिया में लीगल टेंडर है. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग मतलब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लीगल टेंडर होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. सबसे पहला तो ये कि लीगल टेंडर मस्ट बी अ फिएट मनी. ठीक है, जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो फिएट मनी होना चाहिए. अब फिएट मनी क्या था, कि जिसे किसी भी सेंट्रल बैंक ने या फिर गवर्नमेंट ने इशू किया हो. तो क्या बिटकॉइन को हमारी गवर्नमेंट ने या फिर हमारी सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, नहीं. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती है. ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि मतलब फिएट मनी के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि वो मेजर कर रहा हो वैल्यू को. तो मेजर तो करता है लेकिन इशू नहीं किया गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो इसलिए जो पहली कंडीशन थी लीगल टेंडर की कि ये फिएट मनी होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं होती है. फिर अब दूसरी कंडीशन है कि लैंडर कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इन दैट कंट्री. जो लैंडर है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको लेने के लिए. बट फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लें कि मान लो आप एक शॉप पर जाते हो, ठीक है, आप बोलते हो भैया मेरे को एक मैगी चाहिए, तो अब वो आपको मैगी देगा और आप उसको एक बिटकॉइन दे दो, तो क्या वो आपको मना कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है. वो बोल देगा कि भाई मुझे तो बिटकॉइन थोड़े ना चाहिए, मुझे चाहिए पैसे, आप मुझे रुपए दो. ठीक है, तो वो मना कर सकता है. तो यहाँ पे जो दोनों ही कंडीशन थी लीगल टेंडर की, पहली कि फिएट मनी होना चाहिए, ये फिएट मनी नहीं है. दूसरी लैंडर रिफ्यूज नहीं कर सकता, बट यहाँ पे लैंडर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है. ठीक है, तो बिटकॉइन हमारा लीगल टेंडर नहीं है, ये आपको MCQ के लिए याद होना चाहिए. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल टेंडर नहीं है. फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विल एलिमिनेट यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन फाइनेंसिंग इलेजिटिमेट एक्टिविटीज बट विल यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इनकरेजिंग डिजिटल इकोनॉमी. तो देखो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैसी है, डेंजरस है. बट वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कैसी टेक्नोलॉजी है, यूजफुल है, राइट. तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्रिप्टो करेंसी जो है उसके यूज को एलिमिनेट करना चाहती है, क्योंकि क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होती हैं. बट हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे किसके लिए, डिजिटल इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए. चलो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो बिटकॉइन है उसको इन्वेंट किसने किया था. तो आपको पता होना चाहिए कि सतोशी नाकामोटो जो है उन्होंने इसको इन्वेंट किया था. और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज है. डिसेंट्रलाइज का मतलब
कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। नो सेंट्रल अथॉरिटी लाइक आरबीआई। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई हमारे बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो रुपए मनी सर्कुलेशन है वो सब किसकी लाइबिलिटी है, आरबीआई की लाइबिलिटी है। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है आरबीआई की तरह, तो ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज। अगेन ये जो डिसेंट्रलाइज है आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, कि बिटकॉइन कैसा है, डिसेंट्रलाइज है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू ऑब्टेन, बट ये बिटकॉइन हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट है, 3 तरीके से हमें ये मिल सकता है। सबसे पहला है कि एक्सचेंज विथ लीगल टेंडर। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, ठीक है, और ये है पर्सन बी। पर्सन ए को चाहिए बिटकॉइन, इसको बिटकॉइन चाहिए और इसके, ठीक है, और इसके पास बिटकॉइन ऑलरेडी है। तो पर्सन ए क्या करेगा, इसको दे देगा पैसा, ठीक है, और इससे बिटकॉइन ले लेगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या होगा कि आप लीगल टेंडर, जो भी आपका है रुपए डॉलर या जो भी है, ठीक है, आप उससे क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा है आपका कि सेल गुड्स टू माइनर। क्या मतलब हो गया, मतलब कि ये जो पर्सन ए है, मान लो इसके पास क्या है, कार है, तो ये क्या करे, अपनी कार दे दे पर्सन बी को और पर्सन बी से बिटकॉइन ले ले। मतलब जो भी गुड है, कार बाइक या जो भी है, वो क्या कर दे, गुड को अपने सेल करके माइनर को और उससे बिटकॉइन ले लेगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा डिजिटल माइनिंग, ठीक है। तो डिजिटल माइनिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बिटकॉइन। बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम डिजिटल माइनिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम बिटकॉइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट फिर क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ बैड, ये जो बिटकॉइन है ये बैड क्यों है, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी हमारी बैड क्यों है। तो कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है कि वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा, तो जो कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि ईरान में ऑलरेडी हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ई वेस्ट जनरेशन। अब हमें पता है कि कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ई वेस्ट का जनरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो रहा है, तो ई वेस्ट जनरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक कार्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये कैसे इंक्रीज होंगे, देखो जब हम डिजिटल माइनिंग करते हैं तो हमें कंप्यूटर्स की नीड होती है, और कंप्यूटर्स में हम लोग उसमें इसको माइनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ये ग्राफिक कार्ड चाहिए होंगे, तो जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड हो जाती है उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ बिटकॉइन यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्राफिक कार्ड है इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ आती है, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इन्वेंशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर विल लीड टू क्रैशिंग ऑफ बिटकॉइन एज इट कैन सॉल्व एल्गोरिदम इन सेकेंड। इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, मतलब अभी भी हैं, मतलब अभी भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं क्वांटम कंप्यूटर, बट मान लो कि इन फ्यूचर हमारे पास बहुत ही एडवांस लेवल के क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर ये जो डिजिटल माइनिंग कर रहे थे, तो ये क्वांटम कंप्यूटर क्या कर देंगे, इसी एल्गोरिदम को बहुत ही जो मतलब इक्वेशन ये जो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसको बहुत ही मिनटों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसका क्या ही फायदा रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो क्या करेंगे, ये जो एल्गोरिदम है इसको सॉल्व कर देंगे इन सेकेंड्स। तो फिर उससे क्या होगा, ये जो बिटकॉइन की जो वैल्यू होगी वो तो क्रैश कर जाएगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेरर फाइनेंसिंग। तो हमें पता है कि जब भी ये जो बिटकॉइन हम क्या करते हैं, वॉलेट से शेयर करते हैं, पर्सन ए पर्सन बी को जब बिटकॉइन शेयर करेगा, तो सामने कौन बंदा है, कौन किसको शेयर कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है पता नहीं लगती है। तो फिर उससे तो टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, ठीक है, कौन किसको पैसा भेज रहा है पता ही नहीं लगेगा, एनोनिमस रहेगा ट्रांजैक्शन। तो एनोनिमस ट्रांजैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, टैक्स इवेजन, पता ही नहीं लगेगा कब पैसा भेजा गया, किसको भेजा गया, तो भाई टैक्स ही नहीं पे करेंगे लोग, ठीक है, तो टैक्स इवेजन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरबीआई का क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी पर, ठीक है। तो आरबीआई ने देखो बैंकों को क्या बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी, ठीक है, जो डील करती है क्रिप्टो करेंसी के साथ, उसके साथ आपको जो एसोसिएशन है उसको स्टॉप कर दो, ठीक है, उनके साथ डील ही मत करो आप। तो ऐसा आरबीआई ने बैंकों को बोला। तो वही कह रहे हैं कि बैंक मस्ट स्टॉप एसोसिएशन विद एनी क्रिप्टो करेंसी कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी थी यूनोकॉइन, ठीक है, तो इन सब के साथ क्या करो, एसोसिएशन स्टॉप कर दो। बट फिर ये जो कंपनी थी, ये सारी कंपनीज चली गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो राइट टू ऑक्यूपेशन है, ठीक है, तो ऐसे कैसे कर सकता है आरबीआई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा के, और ये जो बैन लगाया था ना आरबीआई ने कि भाई बैन कर देते हैं हम इसको, उसको हटा दिया, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आरबीआई ने तो बैन किया था, बट ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है, ठीक है। बट एक और पॉइंट जो हमें एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए
कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बैन है कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ अभी बैन नहीं है, ये भी एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है जिसको हम बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिसका हम यूज़ करेगी हमारी गवर्नमेंट किसके लिए, डिजिटल इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए। तो क्यों यूज़फुल है, क्या ऐसा है, तो हम उसको वो देख लेते हैं। ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो देखो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है, एक ऐसी डिजिटल नोटबुक या रजिस्टर है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे परमानेंटली। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसे परमानेंटली पे जोर क्यों दे रही हूँ। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि डिजिटल नोटबुक है या रजिस्टर है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे, रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डेटाबेस तो हमने वही बोला कि डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है लाइक आरबीआई। ठीक है, तो ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे कोई एक सिंगल यूजर नहीं होगा, मल्टीपल यूजर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डेटाबेस है, हमने देख ही लिया भाई, डेटा को स्टोर कर रहा है। दैट मेंटेन अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, वही कि ट्रांजैक्शन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हमने एमसीक्यू के लिए क्या पॉइंट याद रखना है, सबसे पहला कि डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है और लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड को क्या करता है भाई, ये मेंटेन कर रहा है। इफ डेटा सेंट्रलाइज, अब पता है कि क्यों है ये डिसेंट्रलाइज। देखो जैसा हमें पता है कि जो गूगल ड्राइव है हमारे पास, जिसमें हमारे फोटोज वगैरह सेव होते हैं ना, मतलब आपके फ़ोन में भी आपने देखा होगा। तो ये जो गूगल ड्राइव है ये कैसा है, ये सेंट्रलाइज सर्वर है। क्यों, क्योंकि ये किसका है, गूगल का कंट्रोल है ना इस पर, तो ये कैसा सेंट्रलाइज है। तो ये जो हमारा डेटा है जो भी हमारा गूगल ड्राइव पे सेव होता है वो सेंट्रलाइज सर्वर में जाता है, गूगल का है क्योंकि वो। अब मान लो कि कल को ये जो गूगल है, इनके कहीं पे डेटा सेंटर इन्होंने बनाए होंगे जहाँ पे ये पूरा डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ पे हैकिंग हो जाए या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो सर्वर क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फिर ये जो थे जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भाई इन्वेंट किया, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज सर्वर बना देते हैं जहाँ पे डेटा जो है स्टोर होगा डिसेंट्रलाइज मैनर में। ठीक है, सो इवन इफ डेटा डिलीटेड, ठीक है, इट स्टे इन द डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। कि मान लो अगर कल को डेटा डिलीट भी हो जाता है तो भी वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांटेज है हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि अगर कल को डेटा डिलीट हो जाता है तो भी वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में रहता है। चलो अब नेक्स्ट आता है कि स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मान लो अगर एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कल को अगर यूपीएससी बोल दे कि भाई जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का डेटा स्टोर करेगा या XYZ ही स्टोर करता है, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये एनी टाइप ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो जितने भी सारे पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये सारे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कांट बी डिलीटेड, न्यू एंट्री एडिटेड। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो डेटा है ऑलरेडी वहाँ पे एंट्री जिसकी आपने कर दी है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, न्यू एंट्री को एडिट कर सकते हो, बट पुराना डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आ गया नो मिडल मैन, वही डिसेंट्रलाइज है तो कोई मिडल मैन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक टर्म आती है जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, आपने PYQ देखे होंगे, तो कि यूपीएससी क्या करता है, टर्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टर्म क्या है, क्रिप्टो विंटर। एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो विंटर क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तभी तो ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर गिर जाता है। सिमिलरली क्रिप्टो विंटर जो टर्म है उसमें क्या होता है कि जो क्रिप्टो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फॉल कर जाती है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है, प्राइस फॉल कर जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% लॉस। ठीक है, तो बस एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि कल को अगर यूपीएससी एमसीक्यू दे दे कि भाई जो क्रिप्टो विंटर है ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि क्रिप्टो की वैल्यू फॉल कर जाती है, प्राइस फॉल कर जाता है। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला है कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या किया, उसने वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड आई, ठीक है, ये इशू किया। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि ये जो ब्लॉकचेन बॉन्ड है, वर्ल्ड का पहला बॉन्ड आई जिसका नाम है, ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो अगर यूपीएससी को पूछना होगा तो वो एमसीक्यू में क्या डालेगा, वर्ल्ड बैंक, मतलब ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। ठीक है, इसी को चेंज कर देगा, बोल देगा WTO का है, ठीक है, और UN का है, तो भाई आपको क्या पता होना चाहिए किसका है, वर्ल्ड बैंक का है।
और ये जो बॉन्ड है किस में है, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ठीक है। तो ये भी आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। फिर इन्वेस्टर गेट्स 2% ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर। अब ये ना तो आपको ये 2% याद रखना है, ना ही ये 2 ईयर याद रखना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यूपीएससी को इस पे एमसीक्यू बनाना होगा तो वो क्या बोल देगा कि सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, दोनों मिलेंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलेंगे 2 साल के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है मनी इज लोन टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फिर ये जो वर्ल्ड बैंक है क्या करेगा इन पैसों का, कि इस पैसे का यूज वर्ल्ड बैंक करेगा डेवलपमेंट जो लोन है या प्रोजेक्ट है उनके लिए लोन देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड आई। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ का क्रिप्टो करेंसी फंड, ठीक है। ये क्या है, तो कहना है कि पहला यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट डोनेशन इन क्रिप्टो, ठीक है। तो जो यूनिसेफ है वो पहली ऐसी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनेशन को एक्सेप्ट कर रही है किसमें, क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो बस एक लाइन में पता होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नॉन गवर्नमेंट थिंक टैंक है ये, ठीक है। इसका क्या है, ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट, ठीक है। ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट किसके हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बस आपको एक एक लाइन में पता होना चाहिए क्या, कि ये जो बॉन्ड आई है ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। और डोनेशन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यूनिसेफ कर रहा है। और ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कि ओन क्रिप्टो करेंसी ऑफ सम कंट्री, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि ये जो बिटकॉइन है इंडिया में तो लीगल टेंडर नहीं है, बट कुछ कंट्रीज हैं जो कि एक्सेप्शन है जहाँ पे बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर यूज़ किया जा रहा है। तो हमें बस एक मतलब रीड करके पता होना चाहिए जस्ट, क्योंकि वैसे तो ये पुराना हो गया टॉपिक, बट एक बार आपको बस रीड करके पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला हमारा मार्शल आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे जो मार्शल आइलैंड है इसकी 2 लीगल टेंडर है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे ये लोग डॉलर यूज़ करते हैं, दूसरा इनका है एसओवी, ये क्या है, सोवरेन क्रिप्टो, ठीक है। तो इसको भी लीगल टेंडर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन, मार्शल आइलैंड, क्या है, एसओवी, सोवरेन क्रिप्टो। फिर नेक्स्ट है हमारा वेनेजुएला। अब देखो वेनेजुएला पे ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्या पूछा था कि जो लार्जेस्ट ऑयल के रिजर्व है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई वो कहाँ मिलते हैं, वेनेजुएला में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अगली बार यूपीएससी वेनेजुएला से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो वेनेजुएला पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकी जो पेपर करेंसी है उसको बोलते हैं बोलीवर, ठीक है। और इनकी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है पेट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनके 2 लीगल टेंडर हैं। सबसे पहला इनकी पेपर करेंसी कौन सी है, बोलीवर, और इनकी दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम क्या है, पेट्रो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा एल सल्वाडोर, ठीक है। अब ये जो एल सल्वाडोर है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसमें क्या चलता है, यहाँ पे इनके 2 लीगल टेंडर है। पहला तो यूएस डॉलर ये लोग लीगल टेंडर की तरह यूज़ करते हैं, दूसरा अगेन बिटकॉइन को, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अडॉप्टेड एज लीगल टेंडर, ठीक है। चलो अब हमें पता होना चाहिए कि स्टेबल कॉइन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेबल कॉइन की अगर हम बात करें तो वैसे क्या होता है कि ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से प्राइस एकदम इंक्रीज हो जाता है, फिर बहुत तेज़ी से प्राइस एकदम नीचे आ जाता है, ठीक है। बट वोलेटाइल मतलब, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा ना जब आपकी जो करेंसी है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो फिर एफबी के जो वो थे मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम एक करेंसी लेके आएंगे, क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे जिसका नाम होगा लिब्रा, और ये कैसा होगा, स्टेबल कॉइन होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, इसका प्राइस एकदम से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। किसने बोला, एफबी के जो फेसबुक, ठीक है, इनके जो है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये क्या करेंगे, आप मिनिमम स्टेबल वैल्यू फॉर लिब्रा। तो आपको बस एक शब्द में पता होना चाहिए कि जो लिब्रा है ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी है बट कैसी, स्टेबल कॉइन है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है बट स्टेबल है। तो वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, 2 टाइप की होती हैं। पहली हमारी वोलेटाइल, जैसे जिसका एग्जांपल क्या है, बिटकॉइन, मतलब वोलेटाइल मतलब काफ़ी तेज़ी से एकदम प्राइस ऊपर चला जाएगा, काफ़ी तेज़ी से एकदम नीचे आ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल जैसे बिटकॉइन। बट दूसरे टाइप के होते हैं हमारे स्टेबल कॉइन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, थोड़े स्टेबल रहते हैं। जैसे जिनके एग्जांपल है हमारे लिब्रा, जो हमने देखा कि ये किसका है, फेसबुक का है, तीथर, बेस कॉइन, ट्रू यूएसडी। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लो एमसीक्यू के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी क्या करता है, 2-3 टर्म दे देगा और पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कल को ये कर सकता है कि एमसीक्यू बनाने के लिए आपको ये 3-4 नाम दे देगा, लिब्रा, तीथर, बेस कॉइन, ट्रू यूएसडी, और बोल देगा कि ये क्या है, एक वायरस है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है,
या जैसे वो क्रिस्पर कैस9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ना, तो उस टाइप से बोल देगा कि भाई मालवेयर है, रैंसमवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा चाइना का CBDC। ये क्या है, चाइना की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है, चाइना की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। और ये कैसी है, सोवरेन। सोवरेन क्यों है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको इशू किया गया था चाइना में। डिजिटल डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिएट मनी, फिएट मनी मतलब अगेन किसको, गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है। दूसरा, वैल्यू को मेजर कर रहा है। डिजिटल बेस मनी भी इसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डिजिटल बेस मनी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों में बोला था कि हम क्या करेंगे, फंजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो, किसी भी चीज़ को फंजिबल होने के लिए दो कंडीशन जो है वो मीट करनी चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी चीज़ फंजिबल है तो वो दो कंडीशन को फुलफिल करेगी। पहली, डिवीजन पॉसिबल हो। दूसरा कंडीशन ये है कि म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक करेंसी नोट है 2000 रुपये का। ठीक है, तो क्या इस करेंसी नोट को, 2000 के एक नोट को हम 500 के 4 नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि 2000 रुपये का एक नोट इक्वल्स टू 500 के 4 नोट। ठीक है, दोनों ही वैल्यू तो इक्वल रहेंगी ना, ये इसके इक्वल है, तो यानी डिवीजन तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हम ये जो 2000 रुपये का नोट है इसको 200 के 10 नोट में कन्वर्ट कर दें, तो भी 2000 ही बनेगा। ठीक है, तो यानी पहली कंडीशन जो थी हमारी कि डिवीजन पॉसिबल हो, तो भाई करेंसी नोट का डिवीजन तो पॉसिबल है ना, तो हम डिवाइड तो कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल हो। ये क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपको कोई शर्ट खरीदनी है। ठीक है, वो जो शर्ट है वो पहले 2000 रुपये की मतलब 2000 रुपये की आ रही थी। तो आपने क्या किया, शॉप वाले को ये 2000 रुपये का नोट दे दिया। ठीक है, बट अब आपने क्या किया, ये जो इसका डिवीजन किया आपने, कि भाई 500 के 4 नोट में आपने इसको डिवीजन कर दिया इसका। तो अब जो शर्ट आप पहले 2000 रुपये की खरीद रहे थे, तो क्या अब ये 500 के जो 4 नोट हैं आप इससे भी वो शर्ट खरीद सकते हो? तो हाँ, खरीद सकते हो भाई, दुकानदार को तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो खरीद सकते हो। तो यानी ये जो म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन था वो भी पॉसिबल था। ठीक है, कि मतलब जो पहली चीज़ से आप पहले 2000 रुपये से जो चीज़ आप खरीद सकते थे वो इस वैल्यू से भी आप खरीद सकते हो। इसी को ही बोलते हैं म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कि डिवीजन पॉसिबल है, तो राइट, डिवीजन पॉसिबल है। म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, तो हाँ, म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल है। जब ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होंगी तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, फंजिबल है। तो यानी जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं सारे ही वो कैसे होते हैं, फंजिबल होते हैं, राइट। ठीक है, तो आपको MCQ के लिए ये पॉइंट याद रखना है कि जो करेंसी नोट होते हैं वो कैसे होते हैं, फंजिबल होते हैं। ठीक है, अब कभी भी आपको चेक करना है कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो फंजिबल है या नहीं, तो आप क्या करो, ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर दो कि भाई पहला देखो कि वो डिवीजन पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जब वो हो जाएगा तो फिर देखो ये जो आपने डिवाइड किया ये क्या इसको म्यूचुअली सब्सटीट्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी फंजिबल है। नहीं कर पा रहा है तो यानी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो फंजिबल नहीं है। अब हमारा आता है, हम देखते हैं बिटकॉइन क्या फंजिबल है या नहीं। ठीक है, तो बिटकॉइन का आपको याद रखना है, ये सारे आपको MCQ के लिए पता होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो बिटकॉइन में हमने देखा कि पहली कंडीशन थी कि क्या हम बिटकॉइन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन पॉसिबल है। तो हाँ, बिटकॉइन का डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या और क्या जो म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन है वो पॉसिबल है, तो हाँ वो भी है। तो इसलिए जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमारा ये जो क्या है, फंजिबल है बिटकॉइन। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं डायमंड। तो कहने कि डायमंड में क्या डिवीजन पॉसिबल है, तो देखो डिवीजन तो पॉसिबल है। ठीक है, मतलब हमारे पास मान लो एक बड़ा सा डायमंड है, हम इसको छोटे छोटे डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे डायमंड में कन्वर्ट कर दो एक बड़े डायमंड को। तो और दूसरी कंडीशन फिर आती है कि क्या म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक जो बड़ा डायमंड होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, वो महंगा बिकता है, और जो छोटे छोटे डायमंड होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू बड़ा वाला डायमंड इनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो मान लो अगर ये बड़े डायमंड से हमने छोटे छोटे 4 डायमंड भी बना दिए, तो भी ये 4 डायमंड जो बनाए हमने इनकी वैल्यू क्या होगी, बड़े डायमंड से कम होगी। क्यों, क्योंकि डायमंड जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी गिरती जाती है। तो फिर म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट डिवीजन पॉसिबल था। बट क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायमंड फंजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा शेयर और बॉन्ड।
ठीक है, मान लो आपने क्या किया है कि जो अडानी अंबानी जी का रिलायंस है इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री से आपने एक शेयर खरीदा। ठीक है, आपके पास ये शेयर है, आप क्या इसको डिवाइड कर सकते हो? तो भाई डिवाइड कर देंगे तो ये तो आधा आधा हो जाएगा ना, आधा, ये तो फिर तो चलेगा ही नहीं। तो डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है। जब डिवीजन ही पॉसिबल नहीं तो म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन कैसे हो जाएगा? तो भाई ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंजिबल नहीं है शेयर और बॉन्ड। अब देखो गोल्ड बार, मान लो कि आपके पास क्या है, ये गोल्ड की एक क्या बोलते हैं बार है बड़ा सा। ठीक है, गोल्ड बार है। आपने क्या किया, इस गोल्ड बार को छोटे छोटे डायमंड मतलब गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वैल्यू उनकी मान लो 1 kg का ये भी था, और 1 kg इन चार की वैल्यू मिला के भी 1 kg होती है। बट गोल्ड में तो कुछ ऐसा वो नहीं था कि छोटा काटने पे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो गोल्ड की अगर 1 kg यहाँ पे है और 1 kg यहाँ पे है, ठीक है, तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल हैं तो उसका साइज कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता, वो इक्वल ही है। तो यहाँ पे डिवीजन तो पॉसिबल है, हम बड़े गोल्ड को क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे गोल्ड में डिवाइड कर सकते हैं। और क्या म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? हाँ, तो वो भी है। क्यों? क्योंकि भाई मान लो आपके पास ये वाला जो बड़ा वाला गोल्ड था ये 1 kg का था, तो आप क्या कर सकते थे, इससे इसको कन्वर्ट कर सकते थे आप 1 लाख रुपये में, मान लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 1 लाख रुपये में, 1 लाख रुपये में। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे गोल्ड थे आपके पास, 4 ईंट थे, ठीक है, ये भी 1 kg के थे, तो इसकी वैल्यू भी तो उतनी होगी जितनी बड़े वाले की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंजिबल है। आपको क्या पता होना चाहिए, गोल्ड क्या है, फंजिबल है। ठीक है, फिर अब आता है हमारा कोई इमेज है मान लो। ठीक है, कोई मीम है, सॉन्ग है, डिजिटल फाइल है, तो ये तो अब मतलब क्या बोलेंगे इसको, कॉमन सेंस की बात होगी ना कि भाई कोई इमेज है आपके पास, अब आपको क्या करते हो, इसको काट दो। इसका डिवीजन पॉसिबल है? नहीं भाई। मान लो एक हाथ यहाँ था उसका, एक हाथ यहाँ था, एक पैर यहाँ था, एक पैर यहाँ, तो पूरा पूरा आधा हो जाएगा, कुछ सेम थोड़ी ना रहेगा ये। तो भाई यहाँ पे क्या है, डिवाइड तो तुम कर दोगे, लेकिन वही म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। डिवाइड तो तुम कर ही दोगे ऐसे करके, लेकिन वो जो पहले वाली पिक थी और जो बाद वाली पिक थी वो क्या सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो ये फंजिबल नहीं है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए वो ये है कि सीबीडीसी, सीबीडीसी क्या था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये जो सीबीडीसी है, ये अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये क्या फंजिबल है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, फंजिबल है। क्यों है, कैसे है, वो सब हम आगे देखेंगे, बट ये फंजिबल है। ठीक है, चलो अब आता है हमारा नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखते हैं। देखो, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी अ एनएफटी। क्या मतलब ये कि कोई भी चीज़ ऐसी, एनीथिंग, कुछ भी जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, कैन बी आ एनएफटी। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब ये क्या है, ये पीवाईक्यू है यूपीएससी का। ठीक है, देखो ये यूपीएससी ने नॉन फंजिबल टोकन पीवाईक्यू पूछा था, और कब पूछा था, तो 2022 में पूछा था। ठीक है, तो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई एवरीथिंग फ्रॉम योर ड्राइंग, फोटोज, वीडियोज, जीआईएफ, म्यूजिक, गेम्स, आइटम्स, सेल्फी, इवन अ ट्वीट कैन बी टर्न इनटू एनएफटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ये कोई इमेज है, ठीक है, आपका फोटो, आपकी वीडियो, आपकी जीआईएफ, गेम आइटम्स, सेल्फीज या ट्वीट, इवन ट्वीट भी, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एनएफटी में। ठीक है, विच कैन बी ट्रेडेड ऑनलाइन, और उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आपने पेंटिंग में कुछ भी बना दिया। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग है इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, एनएफटी में कन्वर्ट करवाओगे। और फिर ये क्योंकि ये आपका पीस ऑफ वर्क है ना, ठीक है, तो इस पे क्या है, आपका कॉपीराइट है। तो अब जब आपने इसको एनएफटी में कन्वर्ट करा दिया, और अब आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो ऑनलाइन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यूज करके। ठीक है, बट वॉट मेक्स एनएफटी यूनिक फ्रॉम अदर डिजिटल फॉर्म, दैट इट इज़ बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि हाँ, तो ये तो हम ऐसे भी नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, कि मान लो कोई हमारी इमेज है, हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करा दें। बट वो जो नॉर्मल चीज़ है उसमें और एनएफटी में क्या डिफरेंस है, एनएफटी को क्या ऐसी चीज़ है जो यूनिक बनाती है, तो वो ये है कि ये जो डिजिटल फॉर्म है ये बैक्ड बाय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वही वो एनएफटी का ही बता रहा है। ठीक है, एनएफटी का बता रहा है कि नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन है, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक टोकन, राइट, दैट रिप्रेजेंट समथिंग यूनिक। वही हमने बोला ना कि एनएफटी में और बाकी जो हमारे जो टोकन्स होते हैं डिजिटल फॉर्म में, उनमें क्या डिफरेंस है कि इट इज़ बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये कैसा है, समथिंग यूनिक हैज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट इट्स अपार्ट। owing an NFT is like owing a one of a kind of art और collective antique। ठीक है, चलो फिर कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, करंट अफेयर्स के कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बजट 2022 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, 30% टैक्स लगाएंगे और 1% TDS लगाएंगे। वैसे तो हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वहाँ पे एनोनिमस ट्रांजेक्शन होता है। एनोनिमस मतलब पता ही नहीं लगता कि कौन किसने किसको ट्रांसफर किया, बट स्टिल हमारी सरकार बोल रही है कि भाई हम क्या करेंगे, 30% टैक्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे पता नहीं भाई, लेकिन बोल दिया इन्होंने कि हम क्या करेंगे, 30% टैक्स लगाएंगे और 1% हम TDS लगाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी। अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट में बस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यूपीएससी को पूछना होगा तो वैसे पूछेगा कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक कार फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो वो किसका है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, OECD का है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबल फ्रेमवर्क अगेंस्ट बिटकॉइन टैक्स इवेजन, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था ना कि बिटकॉइन की एक डिसएडवांटेज क्या थी कि वहाँ पे टैक्स इवेजन होता है, क्योंकि अनोनिमस है तो पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन होता है। तो वो जो प्रॉब्लम थी उसके अगेंस्ट में ग्लोबल फ्रेमवर्क लेकर आया है कौन, OECD, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, कार फ्रेमवर्क। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि कार फ्रेमवर्क जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो किसका है, तो OECD का है। MCQ के लिए आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखो कुछ टॉपिक हैं जो कि विन 23 सीरीज के हैं, लाइक ये करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा UPI 123, ये क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए MCQ के लिए वो ये है कि जो UPI 123 है ये किसके द्वारा लाया गया है, तो NPCI, ठीक है। और क्यों, टू यूज़ UPI, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें तो हम UPI का यूज़ कर पाते हैं, बट जो नॉन स्मार्टफोन्स हैं या फिर जिसको हम फीचर फोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें UPI की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए RBI NPCI जो है वो एक लेकर आता है UPI 123, ठीक है। तो क्या आपको पता होना चाहिए, 2 पॉइंट। पहली चीज़ कि जो UPI 123 है वो किसका है, NPCI का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा MCQ का। दूसरा आपको पता होना चाहिए किसके लिए है, तो नॉन स्मार्टफोन या फिर फीचरलेस फ़ोन जो होते हैं हमारे, वो फीचर फ़ोन, ठीक है, उनके लिए होता है। फिर अब 2 फैक्ट जो कि आपको MCQ के याद रखने हैं। आपको पता होगा कि जो यूपीएससी है वो जनरली जब ऐसे मतलब PYQ में उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि स्टडली इंक्रीज या स्टडली डिक्रीज, तो वो जनरली रॉन्ग होता है। बट अब देखो यहाँ पे एक ये हमारा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी MCQ के लिए, कि स्टडली इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इन लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो अब अगर ये पॉइंट अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको आपको गलत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट है, ठीक है, ये राइट है। आपको याद रखना है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है लास्ट 3 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में स्टडली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि परसेंटेज शेयर ऑफ UPI इन टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑल्सो स्टडीली इंक्रीज इन लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो परसेंटेज शेयर है UPI का इन टोटल, ठीक है, वो भी स्टडीली इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आपको क्या करने हैं, MCQ के लिए याद रखने हैं। उसके अलावा क्या याद रखना है कि UPI 123 किसका है, NPCI का है और नॉन स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी, ये क्या है। अब ये पता है एक 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 लाइन में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना, बस इतना पता होना चाहिए। जो सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी है, ठीक है, UPI है, इसमें क्या होता है, जो ऑटो पे होता है ना उसको स्टॉप करने के लिए है ये, ठीक है। तो इसको RBI लेके आया है। इसका सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी UPI से रिलेटेड टर्म है, इतना याद रखना है एक लाइन में। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जो UPI फैसिलिटी टू फॉरेनर टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया। अब देखो G20 जब इंडिया में हुआ था 2023 में, तो जितने भी हमारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उनको UPI की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। तो वही बोल रहे हैं कि एक पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि G20 नेशन टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया NRI फॉरेनर कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इंडियन बैंक NRE और NRO एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा तो देखो कह रहे हैं कि QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन यूजिंग UPI, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि RBI ने किया। क्या होगा, QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, लाइक उसमें क्या होगा, QR होगा, आप उसको स्कैन करो, ठीक है, और वहाँ से कॉइन वो मशीन निकाल देगी, कॉइन, ठीक है। और क्या यूज़ करके, UPI का जो QR होता है उसका यूज़ करके आप कॉइन जो है मशीन से ले सकते हो। तो ये पॉइंट, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर माइक्रो QR, ठीक है, कोड। अब आपको पता होगा कि UPSC ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्पर Cas9, तो वो पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि RMQR शॉर्ट फॉर्म में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि RMQR क्या है, रेक्टेंगुलर माइक्रो QR कोड।
वो बोल देगा कि ये एक वायरस है, ये एक रैंसमवेयर है, ठीक है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा करके वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई वायरस वायरस नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड है, ठीक है। अब देखो 1990s में जापानीज ने क्या किया था, इसको बनाया था स्क्वायर क्यूआर कोड, और अब ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर क्यूआर बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना आपको एक लाइन में पता होना चाहिए। फिर अब देखो कुछ अपडेट्स है हमारी Win24 सीरीज़ की, राइट, Win24 सीरीज़ की। तो जिसमें सबसे पहला, अब देखो ये जो फियाट मनी है और लीगल टेंडर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स की अपडेट क्या थी कि आप सबको पता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो 1000 और 500 के नोट को क्या कर दिया था, आरबीआई ने मनी सर्कुलेशन से हटा दिया था। तो क्या ये जो 1000 और 500 के नोट हैं ये फियाट मनी है? तो हमें पता है कि फियाट मनी होने की दो कंडीशन है। सबसे पहली क्या थी कि ये सेंट्रल बैंक ने इशू किया हो या गवर्नमेंट ने, तो हाँ इसको आरबीआई ने इशू किया था, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि मनी की वैल्यू को मेजर कर रहा हो, तो हाँ ये क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है वैल्यू को 1000 और 500, तो ये क्या है, फियाट मनी तो है। पर क्या ये लीगल टेंडर है? तो नहीं, अभी ये लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अब इसको सर्कुलेशन से आरबीआई ने हटा दिया है। और अब क्या है, जो लैंडर है इसको रिफ्यूज कर सकता है लेने से, ठीक है, कि भाई मैं अभी तो ये बंद हो गया तो मैं नहीं लूंगा। तो ये फियाट मनी तो है लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको क्यों नहीं है, कंडीशन अप्लाई करके हमने देख लिया। अब बात आती है 2000 का नोट। तो ये तो 2000 का जो नोट है ये फियाट मनी है। तो फिर से लगा लो दो कंडीशन। सबसे पहला कि आरबीआई ने इशू किया, हाँ आरबीआई ने इशू किया है। दूसरी कंडीशन वैल्यू को मेजर कर रहा है, हाँ मेजर कर रहा है। तो ये क्या है, फियाट मनी है, ठीक है। अब ये क्या लीगल टेंडर है? तो वैसे तो इसको आरबीआई ने क्या किया है, सर्कुलेशन से हटा दिया 2000 को नोट को, लेकिन अभी तक आरबीआई ने इसको नोटिफाई नहीं किया अपनी साइट पे कि ये लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विड्रॉ तो कर लिया है बट स्टिल ये क्या है, एक लीगल टेंडर है, ठीक है। और ऑलरेडी यूपीएससी ने क्या किया था, 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बट ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा एलपीएसएस। ये क्या है, ठीक है, तो लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, तो देखो हमें पता है कि हमारे जो पेमेंट सिस्टम है वो तीन है। कौन कौन से, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है। ये तीनों क्या है, पेमेंट सिस्टम है। ये दोनों आरबीआई के और ये एनपीसीआई का, ठीक है। अब मान लो कल को ऐसा हो जाए कि कुछ इमरजेंसी आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, या डेटा सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होगा, आउटरीच के केस में क्या होगा, देन विल यूज एलपीएसएस, ठीक है। तो जब ये तीनों सर्विसेज हमारी नहीं चलेंगी, ठीक है, ये चलना बंद हो जाएंगे, तो भी एक सिस्टम जो वर्क करेगा उसका नाम होगा हमारा एलपीएसएस, ठीक है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और आरबीआई क्या कर रहा है, इस पर काम कर रहा है, आरबीआई वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, तो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है ड्यूरिंग इमरजेंसी। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा यूपीआई लाइट, ठीक। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि आप माउंटेन एरियाज पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, या नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि बैंक सर्वर नहीं काम कर रहे हैं और आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, बैंक सर्वर डाउन ऐसे करके। तो जब कभी भी वो प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आरबीआई लेके आता है हमारा यूपीआई लाइट, एनपीसीआई के द्वारा लाया गया, ठीक है, बाई एनपीसीआई। क्या है, यूपीआई लाइट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे नो पिन रिक्वायर्ड। पहली बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कोई भी पिन नहीं डालना है आपको, बिना पिन के ही आप कर सकते हो। अब देखो बेसिकली करना क्या होगा आपको, आपका एक यूपीआई लाइट वॉलेट होगा जिसमें आप 2000 रुपये तक मैक्सिमम जो है ऐड कर लो वॉलेट, ठीक है। अब क्योंकि ये वॉलेट है, ठीक है, बैंक अकाउंट में नहीं, ये पैसा पैसा कहाँ पे है, वॉलेट के अंदर है, यूपीआई लाइट वॉलेट में। तो फिर बैंक इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, ये तो ऑब्वियस है ना कि वॉलेट में थोड़ा ना इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट तो बैंक के अंदर जो पैसा डाला उसमें मिलता है। तो यहाँ पे बैंक जो है आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, बैंक विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन दिस। ये क्या करना है आपको, एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें यूपीआई लाइट वॉलेट होगा जिसमें आप 2000 रुपये तक मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, और एक बार में आप मैक्सिमम 500 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, क्यों, क्योंकि ये एक वॉलेट है, ठीक है। और वर्क इवन इफ बैंक सर्वर डाउन, और जब बैंक सर्वर डाउन भी रहेंगे तो भी ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब और किसके द्वारा, किसने बनाया इसको, तो एनपीसीआई। अगेन हमें पता है कि भाई जो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी जो भी चीज़ें, मोस्टली जो चीज़ें रहती हैं वो एनपीसीआई द्वारा लाई जाती है, तो एनपीसीआई ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो आपको बोल देगा एमसीक्यू में कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट नहीं, यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बिना इंटरनेट के नहीं होगा।
तो यहाँ पे रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन और नो पिन रिक्वायर्ड, पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनपीसीआई के द्वारा लाया गया, और बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा टैप एंड पे। ये क्या है? तो देखो टैप एंड पे, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, टैप करो उसको और वो पे कर देगा। ठीक है, तो कैसे है? ऑफलाइन है। और आपको बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि टैप एंड पे में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जब आप एटीएम को सिर्फ टैप करते हो पेमेंट हो जाता है, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो बस आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ऑफलाइन पेमेंट यूजिंग यूपीआई लाइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, बस एक लाइन में। चलो अब नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई यूपीआई कन्वर्जेशनल पेमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो जैसे हम लोग करते हैं ना, एलेक्सा हे एलेक्सा ओपन दिस प्ले म्यूजिक, तो जब आप ऐसे बोल के भी मतलब क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो उस टेक्नोलॉजी पे भी आरबीआई क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, आरबीआई का यूपीआई कन्वर्जेशनल पेमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई। ऑब्वियसली एआई का ही हेल्प करेंगे। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है, और किसका यूज करेगा ये, एलेक्सा या फिर सिरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट। अब ये हम ऑलरेडी क्लास लेक्चर 2 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको एक जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है वो ये पता होना चाहिए कि यूपीआई का यूज़ करके भी आप ओवरड्राफ्ट इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस ये एक लाइन में पता होना चाहिए, बाकी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब देखो, अब आता हमें यूपीआई 1 2 3, तो हमें पता था किसके द्वारा लाया गया था, एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था। क्यों? ताकि जो नॉन स्मार्टफोन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यूपीआई को। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर अब ये दो चीज़ों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एक हमारा यूपीआई लाइट, ठीक है, और दूसरा हमारा यूपीआई लाइट एक्स। ठीक है, यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स। अब देखो जो मेजर डिफरेंस है वो ये, और ये Win25 अभी रिसेंट का ही करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट था ये, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यूपीआई लाइट में क्या होता है। देखो पिन, हमने अभी ऊपर क्या डिस्कस किया था कि यूपीआई लाइट में पिन रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। ठीक है, पिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे तो पिन रिक्वायरमेंट नहीं है, और यूपीआई लाइट एक्स में भी नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों में ही पिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो यूपीआई लाइट है वहाँ पे तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जो यूपीआई लाइट एक्स है यहाँ पे नहीं होती है। तो जब यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर ये क्या यूज़ कर रहा है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे इंटरनेट ये नहीं यूज़ कर रहा है तो ये यूज़ कर रहा है एनएफसी टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स पिन रिक्वायरमेंट दोनों में ही नहीं होती है। इंटरनेट रिक्वायरमेंट यूपीआई लाइट में होती है, और यूपीआई लाइट एक्स में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनएफसी टेक्नोलॉजी, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमें कार्ड को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन से अगर हमें विड्रॉ करना है यूजिंग यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे हमें पता है हमारे पास क्या है, भीम ऐप है, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, तो अगर हमें उसका यूज करके मतलब क्यूआर का यूज करके अगर हमें एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उस मतलब टेक्नोलॉजी पर भी हमारा जो आरबीआई है वो वर्क कर रहा है। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा ये नाज और एईपीएस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर 1 और 2 में। ठीक है, चलो तो जब भी हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे यूजिंग यूपीआई, ठीक है, तो यहाँ पे 0 फीस लगती है। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे मान लो बैंक वन और बैंक टू, तो जब हम यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे 0 फीस लगती है। कह रहे हैं डायरेक्ट बैंक पेमेंट फ्रॉम बायर्स अकाउंट तो 0 फीस लगेगी, बट इफ मोर देन 2000 फ्रॉम बायर प्रीपेड मोबाइल वॉलेट तो फिर कुछ फीस लगेगी। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में सिर्फ ये है कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो आप यूपीआई का यूज करके तो 0 फीस लगती है, और अगर आप किसी वॉलेट का यूज कर रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन वॉलेट, ठीक है, और आपने 2000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया तो फिर वहां पे कुछ फीस लगेगी। कितनी लगेगी ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ फीस लगती है जब आप वॉलेट से बैंक ट्रांसफर करते हो। ठीक है, और जब आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो तो कोई भी फीस नहीं लगती है। ठीक है, चलो बस इतना पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकल करेंसी में सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, वर्डिंग से ही आपको समझ लेना है। तो मान लो हमें क्या करना है कि यूएई से हमें क्या करना है, ऑयल एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इंडियन इम्पोर्टर को। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम डॉलर में पे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सारे ही जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम यूएई से ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में तो इंडियन इंपोर्टर पे करेगा रुपी में। ठीक है, हमारी करेंसी में, मतलब लोकल करेंसी में। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि लोकल करेंसी सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोकल करेंसी में। ठीक है, सिस्टम
तो और मान लो कि यूएई को हमारे इंडिया से कुछ स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, तो जो यूएई का इंपोर्टर है वो क्या करेगा, हमें दिरहम में पे करेगा। किस में करेगा? दिरहम में, ठीक है। तो लोकल करेंसी मतलब हमारी लोकल करेंसी रुपी, और जो यूएई की दिरहम लोकल करेंसी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट का सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा एमडीआर की जो फीस लगती थी पीआईडीएफ फंड से, ठीक है, तो उसकी जो कुछ सब्सिडी है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट स्कीम में जाएंगे। ये कुछ एक अपडेट थी, बस इसका इतना आपको पता होना चाहिए कि जो पीआईडीएफ फंड से कुछ पैसा है वो कुछ स्कीम्स में उसका पैसा जाएगा, जैसे पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा, ठीक है, ये वाला। अब देखो, अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि डेलीगेटेड पेमेंट आर ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? देखो हमने क्या देखा, जैसे मान लो कोई एक कोई मतलब फादर है और उनकी एक डॉटर है, ठीक है। अब ये जो फादर है इनका कोई बैंक में अकाउंट होगा, तो जो मेन अकाउंट होगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अकाउंट, ठीक है। आपने भी कभी देखा होगा कि आपका जो कोई ऑनलाइन अगर आप चलाते हैं, मतलब डिजिटल अकाउंट अगर चलाते हैं, तो जब आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिख के आता है प्राइमरी अकाउंट, ठीक है। मतलब जो मेन अकाउंट है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी अकाउंट, ठीक है। और उसका ही एक दूसरा होता है सेकेंडरी अकाउंट, मतलब एक और पर्सन उस अकाउंट को यूज़ कर सकता है सेम, ठीक है, सेम अकाउंट को यूज़ करेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी अकाउंट, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ये जो प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट है, मतलब मान लो जो फादर का अकाउंट था वो था प्राइमरी अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट, और डॉटर का था सेकेंडरी अकाउंट। तो मान लो कल को ये जो डॉटर है इनकी शॉपिंग पर जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अपने डैड का जो अकाउंट है उसका सेम का यूज़ कर सकती है अपनी शॉपिंग में, ठीक है। बस वो जो पेन वगैरह आएगा वो इनको बताना होगा, तो ये अब क्या कर लेगी, शॉपिंग कर लेगी। तो उसी इसको ही बोलते हैं हम डेलीगेटेड पेमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड पेमेंट। अब ये जो डेलीगेटेड पेमेंट था ये ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग यूपीआई, मतलब अब आप यूपीआई का यूज़ करके भी डेलीगेटेड पेमेंट का यूज़ कर सकते हो। बस ये अपडेट था और ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे बोल देगा कि डेलीगेटेड पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो नहीं, यूपीआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डेलीगेटेड पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल। वैसे इस पे ना ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो तो क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है? देखो सीबीडीसी ये क्या है, तो ये हमारी डिजिटल करेंसी है जिसको आरबीआई के द्वारा इशू किया गया, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्या रटना है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है और ये आपको रटना है, ठीक है। कि ये क्या है, सीबीडीसी जो है वो क्या है, एक डिजिटल टोकन है दैट रिप्रेजेंट क्या, लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट। तो ये क्या है, एक लीगल टेंडर है, क्या है, लीगल टेंडर, और कहाँ पे है, तो अंडर आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है हमारी डिजिटल करेंसी है, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, और ये क्या है, एक लीगल टेंडर है, और ये क्या है, डिजिटल टोकन है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि सीबीडीसी इज अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। चलो अब कैन इट स्कैन नॉर्मल यूपीआई कोड फॉर पेमेंट। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो हमारा भीम ऐप है या योनो का हमारे पास क्यूआर होता है, तो क्या हम नॉर्मल क्यूआर को स्कैन करके इसका यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है, यस कर सकते हैं। अब देखो पहले क्या होता था कि जैसे एसबीआई का नॉर्मल जो ऐप है योनो ऐप, तो पहले भी ये स्कैन कर सकते, इससे भी पहले हम सीबीडीसी को स्कैन करके यूज़ कर सकते थे, और अब अभी तो कर ही सकते हैं बाद में भी। क्या जो एसबीआई का ई रुपये ऐप है उससे हम कर सकते थे पहले? तो नहीं, पहले पॉसिबल नहीं था, बट अभी आरबीआई ने क्या कर दिया, इसको पॉसिबल कर दिया है, आप कर सकते हो। फिर अब आता है इंटर ऑपरेबिलिटी अवेलेबल। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, तो आप किसी और के फ़ोन का क्या चार्जर यूज़ कर सकते हो? मतलब वैसे तो आपके खुद के फ़ोन का आपके पास चार्जर होगा, बट क्या किसी और के फ़ोन का चार्जर आपके फ़ोन में लग सकता है? तो हाँ लग सकता है। इसको क्या बोलेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब किसी और का चार्जर यूज़ कर लिया आपने अपने फ़ोन में, ठीक है। तो क्या वो अवेलेबल है यहाँ पे? तो हाँ पहले तो नहीं था बट अभी है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे क्यूआर, जैसे यूपीआई का जो क्यूआर है उसका यूज़ करके, वही जो अभी हमने ऊपर बात बोली ना कि क्या नॉर्मल यूपीआई का जो कोड है उसको स्कैन करके नॉर्मल पेमेंट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को ही बोल रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी अवेलेबल है, तो यस है अवेलेबल, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है एमसीक्यू के लिए कि नाउ आरबीआई अलाउड इंटर ऑपरेबिलिटी इन सीबीडीसी पेमेंट, ठीक है। ये क्या करना है आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सीबीडीसी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, क्या मतलब है, ठीक है।
तो देखो नॉर्मली बैंक आपको इंटरेस्ट कब देता है, जैसे जब आपका जो पैसा है वो आपके सेविंग या करंट अकाउंट में है और वो बैंक के पास है, तो बैंक क्या करता है उस पैसे का यूज़ करता है किसी को लोन देने के लिए। तो वहां से क्या होता है, बैंक पैसा कमाता है लोन लेकर, इंटरेस्ट जो उसको मिलता है बैंक को, ठीक है, और उसमें से ही कुछ पार्ट वो आपको दे देता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीबीडीसी के केस में क्या होता है कि जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि एक तो ये डिजिटल फॉर्म में है, तो यहाँ से ना ही तो लोन दे पाएगा बैंक किसी को जिससे वो पैसा कमा पाए, और ना ही ये उस आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये किस में है, वॉलेट में है, ठीक है। तो क्योंकि ये वॉलेट में है, अकाउंट में नहीं, तो यहाँ पे आपको जो बैंक है वो इंटरेस्ट नहीं देगा, तो ये कैसा है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीडीसी इज प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब कि मान लो, मतलब प्रोग्राम कर सकते हो आप इसको किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लो वो जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना ई-रुपी वाला, कि भाई स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, सिर्फ शूज़ के लिए पैसे देने हैं, तो हम क्या करें, उस कॉइन को प्रोग्राम कर दें कि सिर्फ यूज़ कर सकता है वो शूज़ खरीदने के लिए ही, किसी और पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं कर सकता। तो वही बोल रहे हैं कि स्पेंड गवर्नमेंट प्रोग्राम ओनली फॉर बुक्स परचेज नॉट फॉर पिज़्ज़ा, कि भाई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बुक ही परचेज करे इससे, ना कि पिज़्ज़ा परचेज कर ले। तो ये कैसा है, प्रोग्रामेबल है, ठीक है, टारगेटेड यूज़ के लिए। अब नेक्स्ट सीबीडीसी जो है हमारा फंजेबल है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो ये कैसा है, फंजेबल है। अब आरबीआई ने बोला है तो है, ठीक है, क्यों है कैसे है ये कुछ भी आरबीआई ने नहीं बताया, बट ये बोला है कि भाई ये क्या है, फंजेबल है। तो बस आपको भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ये कैसा है, फंजेबल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बट आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड जो कार फ्रेमवर्क है वो किसका है, ओईसीडी, ठीक है। तो अगर पूछना होगा यूपीएससी को तो वो ऐसे ही पूछेगा कि ये जो कार फ्रेमवर्क है ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ओईसीडी नेशंस। और जो मीका रेगुलेशन है वो किसका है, ईयू का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन और ये ओईसीडी, ठीक है। ये बस इतना पता होना चाहिए एक एक लाइन में। चलो तो फिर अब हमारा ये जो मनी का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है हमारा आज। और अब हमारी जो कुछ एमसीक्यू बच रहे हैं, ये एक और दो तीन एमसीक्यू बच रहे हैं, हम क्या करते हैं इसको, जब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इसको, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी वाला जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे वहाँ पे। और आज मतलब मनी का जो टॉपिक है आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन रिपीटेड रिवीजन करने हैं, ठीक है। और इसको 2-3 बार आप वीडियो से रिवाइज कर लेना, ठीक है, वीडियो से ही आपका हो जाएगा। और बाकी आपको ये जो नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलो अब हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।